गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इरशाद चौधरी, आपका एसएसटी टीचर। आज आपको एसएसटी के चैप्टर नंबर 23 का सेकंड पार्ट इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था। अब चलेगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के बहुत से प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का अनुपालन किया गया है, जिनमें धर्म को किसी भी शैक्षिक योग्यता का आधार नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त इसका कोई राज्य धर्म नहीं है, जिसका तात्पर्य यह है कि राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करेगा तथा सभी धर्मों से एक समान दूरी रखेगा। राज्य का यानी कि राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है, वो सभी धर्म उसके लिए समान है और सभी धर्मों से वो समान दूरी रखेगा। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का अनुकरण करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को अपनाने और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपत्ति को खरीद सकता है तथा प्रदान कर सकता है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि यह अधिकार धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा के विरुद्ध है। इसके उत्तर में लक्ष्मीकांत मैत्र प्रारूप समिति के एक सदस्य ने कहा है, मेरे विचार से धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य यह है कि राज्य धर्म या समुदाय के क्षेत्रों के आधार पर किसी विशेष धर्म के मानने वाले व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा है। संक्षेप में इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी धर्म विशेष राज्य में किसी भी प्रकार का राज्य संरक्षण नहीं प्राप्त करेगा। राज्य में किसी भी धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 तथा 30 में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। भारत विभिन्न धर्मों, समुदायों, संस्कृतियों, वर्गों, भाषाओं तथा जातियों वाला देश है। संविधान इन सभी लोगों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान का प्रबंध करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद में यह भी वर्णित किया गया है कि इनके आधार पर किसी के भी विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपरोक्त चर्चा में हमने उन मौलिक अधिकारों की चर्चा की है जो भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं, किंतु जब इन मौलिक अधिकारों का हनन सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तब क्या होता है, यह एक उचित प्रश्न है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका समाधान प्रस्तुत करता है। यह अधिकार अनुच्छेद 32 तथा 32 क में दिया गया है। यह सभी नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि राज्य या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किसी मौलिक अधिकार का हनन किया जाए तब हम इसकी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम इसकी शिकायत जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। इस प्रकार यह मौलिक अधिकार शेष सभी अधिकारों को संभव बनाता है। इसे सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कहा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में कहा था, यदि मुझसे इस संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद के बारे में पूछा जाए जिसके बिना संविधान अस्तित्वहीन लोग होगा तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त किसी अन्य को प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं। मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का विषय है, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। इसके अतिरिक्त इन मौलिक अधिकारों के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक शिष्टता तथा कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता
न करना पड़े। अतः पोटा जैसे कुछ कानूनों को स्वीकृति दी गई है। यह कानून व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अधिक्रमण करता है जो व्यापक कल्याण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों को आपातकालीन घोषणा के समय निलंबित किया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार है उनको आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या है? अधिकार एवं कर्तव्य अन्योन्याश्रित हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है। 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। 1982 ईस्वी में एक अन्य कर्तव्य जोड़ा गया। न्यायालय द्वारा इन कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे किसी कानून की विवेचना करते समय कई अर्थों में विचाराधीन किया जा सकता है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य निम्न है। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, अब उन्हें समझ लेते हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का हमें आदर करना होगा। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता के लिए, उसमें जिन लोगों ने हमारे लिए सहयोग दिया है, हमें स्वतंत्रता दिलाई है, हम उनका आदर्श करें और इस चीज़ का पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की एकता को बनाए रखें और उसकी प्रभुता को बनाए रखें, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है और राष्ट्र की तरफ से यह आह्वान किया जाता है, ये बुलावा दिया जाता है कि हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, विदेशी ताकतों का हमारे ऊपर आक्रमण हो गया है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना होना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जो भी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को हमें छोड़ देना चाहिए। देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना चाहिए और जो भी प्राणी है हमें उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति है, उसे सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह दायित्व है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालकों या प्रतिपालियों को शिक्षा के लिए अवसर और सुविधा प्रदान करें। ये भी एक हमारा कर्तव्य है कि जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक हैं, हमें उन्हें शिक्षा दिलानी चाहिए और उन्हें ये अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उपेक्षित समुदाय तथा उनके अधिकारों की सिद्धि। देश के सभी लोग सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के क्षेत्र में समान नहीं होते, इसलिए उनके लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं ताकि वे सम्मान के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अतः 1950 ईस्वी में 3 समुदायों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा एंग्लो इंडियन थे, के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। बाद में अन्य पिछड़े वर्ग को भी इस वर्ग में सम्मिलित किया गया। उपेक्षित वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान निम्न हैं। विधेयिका में आरक्षण, केंद्र तथा राज्य विधेयिकाओं में सीटों की कुछ निर्धारित संख्या इन उपेक्षित समुदायों के लिए आरक्षित की गई है।
लोकसभा में कुल सीटों की संख्या में 79 तथा 44 सीट क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित की गई है तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं यदि उसके विचार से इन समुदायों का लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियंस में से 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं यदि उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। नौकरी में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आरक्षण प्रदान किया गया है। उनके लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत 15, 7.5 तथा 27% है। इसमें कुछ हद तक योग्यता को भी निम्नतम किया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। इन उपेक्षित समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण प्रदान किया गया है तथा इन्हें आयु व शैक्षिक योग्यता में भी कुछ छूट प्रदान की गई है। विशेष अधिकारियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति इन तथ्यों के निरीक्षण हेतु उपेक्षित समुदायों के लिए बने प्रावधानों को व्यवहारिक रूप से लागू कर सकता है। यदि वह इन प्रावधानों को लागू नहीं करता तो वह इसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। आयोग की नियुक्ति। संविधान बताता है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के अन्वेषण के लिए तथा उनके कल्याण के लिए अन्य प्रयासों की सिफारिशों के लिए कमीशन आयोग की नियुक्ति कर सकता है। सरकार द्वारा उपेक्षित समुदायों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास। केंद्र व राज्य सरकारों ने उपेक्षित समुदायों के कल्याण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। सरकारी रोजगार में उपेक्षित समुदायों को आरक्षण प्रदान किए गए हैं। विभिन्न सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कुछ निर्धारित सीटें इनके लिए आरक्षित की गई हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्र इन उपेक्षित समुदायों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन उपेक्षित वर्ग के सदस्यों को मुफ्त कोचिंग व प्रशिक्षण प्रदान किए गए ताकि वे अपनी व्यावसायिक संभावनाओं को सुधार सके। इन समुदायों के सदस्यों को मुफ्त पुस्तकें, कॉपियाँ तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई है। इन समुदायों के सदस्यों के लिए छात्रावासों का निर्माण किया गया है। केंद्र तथा राज्य सरकारों में इनके कल्याण की देखरेख के लिए स्वतंत्र विभागों की स्थापना की गई है। जो भी उपेक्षित वर्ग है उनके लिए सरकार ने, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। चाहे वो छात्रावास का हो, चाहे उन्हें मुफ्त शिक्षा का हो, मुफ्त पुस्तकें या कॉपियाँ देने का हो और कोचिंग या प्रशिक्षण लेने का हो। ये बहुत सारी सुविधाएं इन उपेक्षित वर्गों के लिए सरकार ने समय समय पर इनको देती रहती है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।